सबसे पहले छठे चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो वो 4 मुख्य रूप से काम करता है। सबसे पहले तो वो पोषण का काम करता है, यानी कि ऊर्जा अपने अंदर लेके जाता है। दूसरे के अंदर श्वसन करता है, यानी कि जो ऊर्जा वो अंदर लेके जाता है उसका वो उपयोग करता है श्वसन के अंदर। ठीक है, तीसरा प्रक्रम वो परिवहन का करता है और चौथा वो उत्सर्जन का करता है। ये चारों प्रक्रम किसी भी सजीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। लेकिन 6 चैप्टर में हमने इसको नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये जीव के जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है इसके अंदर? इतना क्या ज़रूरी है ये जनन कि हर एक सजीव ये जनन करता भी है और उसके बाद अगर ना भी करे तो भी उसका काम। ठीक है ना। तो 1 मिनट के लिए सोचो कि आप से आगे आपके बच्चे ना हो, तो जहाँ पे आपकी मृत्यु हुई उससे आगे कौन होगा? कोई नहीं ना। ऐसे ही अगर किसी ने भी जनन ना किया होता, किसी भी सजीव ने जनन ना किया, जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब ये होता है कि कोई सजीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो जनन क्या होता है? कोई सजीव, सजीव के अंदर आपको पता है सजीव और निर्जीव के बारे में सबको अच्छे से पता है। 6 चैप्टर के अंदर हम कर चुके हैं। सजीव और निर्जीव के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, कोशिका का। और जनन सिर्फ कौन करते हैं? सजीव। क्लियर है? जब अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है कोई भी सजीव, तो उस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्लियर है इतना? अब इसके बाद इससे आगे वही क्वेश्चन कि जीव जनन करते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों? तो इसका आंसर ये है कि अगर कोई सजीव, क्योंकि आपको पता है कि जो कोशिकाएं हैं, सजीव किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। और वो कोशिकाएं मरती भी है और नई बनती भी है। लेकिन समय के साथ साथ ये जो मरने और बनने का प्रक्रम है ना, उसके अंदर कुछ कुछ कमजोरी आने लग जाती है, यानी कि कोशिकाएं हैं वो पुरानी होने लग जाती है। उनकी जो बनाने की कैपेबिलिटी है, योग्यता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और हम कहते हैं तब कि वो सजीव हो वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लग गया है। यानी कि उसके अंदर जो कोशिकाएं, नई कोशिकाओं का निर्माण है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और जैसे जैसे नई कोशिकाओं का निर्माण कम होता है तो जो पुरानी बची हुई कोशिकाएं हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। और धीरे धीरे जो पुरानी जो बनी हुई कोशिकाएं हैं वो भी अपना काम धीरे धीरे कम करती है और आखिर में जाके वो भी मर जाती है। ठीक है ना। यानी कि सजीव कैसे मरता है? तो ये जो कोशिकाएं धीरे धीरे मरना स्टार्ट होती है तो सजीव भी मरना स्टार्ट हो जाता है और आखिर में जाके वो ख़त्म हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कि अब ये मर गया है। ठीक है ना। लेकिन वो मर रहा होता है तो उससे पहले उसे अपना जैसा कोई ना कोई सजीव या तो बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि उससे आगे फिर उसकी पीढ़ी ख़त्म, यानी कि उस जैसा सजीव फिर हमें आगे नहीं मिलेगा। हमने सुना है पहले डायनासोर थे, अब वो नहीं हैं, समय के साथ साथ वो ख़त्म हो गए। वो क्यों ख़त्म हुए? क्योंकि वो जनन का अपना प्रक्रम है वो सही रूप से नहीं चला पाए। क्लियर है ना। तो जनन प्रक्रम, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जनन प्रक्रम जिंदा रहने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी पीढ़ी या अपनी पॉपुलेशन, जैसे कि इंसान है, इंसान की जो जनसंख्या है वो बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? जनन ज़रूरी है। अब इसके बाद क्यों आवश्यक है वो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। तो अब बात आती है कि जनन करते कैसे हैं सजीव। ठीक है ना। उसके लिए सजीव को जनन करने के लिए सीधी सी बात है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं उसे बनानी होगी, तभी उसे ही हम कहते हैं जनन। सबसे छोटे लेवल पे वही होगा सबसे पहले। ठीक है ना। पहले एक कोशिका होगी ऐसी, और इसी से 2 कोशिकाएं इधर बनेगी, एक कोशिका इधर, एक कोशिका इधर। ठीक है। फिर ये कोशिका एक नया जीव बन जाएगा और ये वाली कोशिका एक नया जीव बन जाएगा। तो सबसे छोटे लेवल पे काम कहाँ होगा? यहाँ पे। क्लियर है ना। तो जनन जीव है वो जनन कैसे करते हैं, उसका आंसर ये होगा कि सबसे पहले, और अच्छा इसमें भी अब जब कोशिका का विभाजन होता है उसके अंदर भी सबसे पहले किस चीज़ का विभाजन होता है? केंद्रक का। क्लियर है ना।
क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या होता है, इसी केंद्रक के अंदर होते हैं डीएनए, ठीक है। उसी डीएनए के अंदर सारी सूचनाएं छिपी होती है कि किसी सजीव को कैसे काम करना है, कैसे बड़ा होना है, क्लियर है ना। तो इसके अंदर जो डीएनए, अब उससे भी थोड़ा सा और छोटे लेवल पे चलते हैं। सबसे पहले तो क्या कि किसी भी सजीव को जनन करने के लिए एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनानी पड़ेगी, ठीक है। 2 कोशिकाएं बनाने के लिए उसे 2 केंद्रक बनाने पड़ेंगे। अब 2 केंद्रक बनाने के लिए एक केंद्रक के अंदर डीएनए, दूसरे केंद्रक के अंदर अलग डीएनए बनाना पड़ेगा। यानी कि और भी अगर छोटे लेवल पे जाएं तो जनन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसके अंदर जो डीएनए है वो उस डीएनए की एक कॉपी और बने, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं डीएनए की प्रतिकृति। जब कोई भी जीव जनन स्टार्ट करेगा तो उसके लिए सबसे पहले इस केंद्रक के अंदर 2 डीएनए बनेंगे, ठीक है ना। और वो डीएनए कौन बनाता है, तो ये जो पूरी कोशिका ना यही मिलकर बनाती है उसको, क्लियर है। उसको मिलकर सबसे पहले वो 2 डीएनए बनाती है, ठीक है। उसको हम जो 2 डीएनए की बनाने की प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं डीएनए प्रतिकृति। क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिकृति। इसी को यूं बोल देते हैं फोटोकॉपी। फोटोकॉपी है, यूं बोलो कॉपी। फोटोकॉपी अलग चीज़ होती है कॉपी। अब मुझे बताओ, जो आपने कॉपी किया क्या वो बिल्कुल ऐसा होगा? क्या हो ही नहीं सकता। इससे मैच हो सकता है लेकिन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल इसके जैसा नहीं होगा, क्लियर है। चलो ये एक अलग चीज़ है। सबसे पहले इसके अंदर कोशिका विभाजन के लिए एक कोशिका से 2 कोशिका बनने के लिए इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और उस डीएनए की 2 डीएनए बनने होंगे, ठीक है। अब आपको पता है डीएनए किसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। अगर डीएनए की इसके अंदर 2 कॉपी बन गई तो उसके साथ साथ क्या बनना चाहिए, एक केंद्रक की भी बनना चाहिए, क्योंकि वो डीएनए रहेगा किसके अंदर, केंद्रक के अंदर ही तो रहेगा ना। तो जैसे ही डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट होती है उसके साथ साथ केंद्रक के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए वो भी बनना स्टार्ट हो जाती है। बनाता कौन है, ये कोशिका बनाती है, क्लियर है। सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट हुई, उसके बाद केंद्रक बनना स्टार्ट हुआ। अब केंद्रक किसके अंदर रहता है, कोशिका के अंदर रहता है। तो जैसे ही केंद्रक बनना स्टार्ट हुआ इस कोशिका के अंदर जो जो अंग है ना वो भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर हुआ इतना। जैसे जैसे वो अंग बन के पूरा तैयार हो जाते हैं तो इसके अंदर जो कॉपी बनी है ना डीएनए की, तो जो मूल डीएनए है जिससे वो कॉपी बनी है वो तो इस केंद्रक के अंदर ही रहता है, और जो कॉपी बनी है वो दूसरे जो केंद्रक नया बना है ना उसके अंदर शिफ्ट हो जाती है, क्लियर है। और उसके अंदर शिफ्ट होके वो कोशिका अलग, ये वाली कोशिका अलग, ऐसे होता है जनन, ठीक है। इसके बाद फिर आगे जो नई वाली कोशिका अलग हुई है ना वो फिर धीरे 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 बड़ा जीव बनना स्टार्ट होती है, और हर एक सजीव के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर पौधा लगाया है तो उसका बीज कैसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना या इतना, बस इससे बड़ा तो होता ही नहीं है ना। और उसके अंदर पूरा पौधा छिपा होता है। वो कैसे छिपा होता है, तो इस कोशिका के फॉर्म में छुपा होता है वो, ठीक है। जैसे ही हमने उसको अंदर लगाया तो उसके अंदर जो डीएनए है उसकी प्रतिकृति बनती है। प्रतिकृति के साथ साथ फिर प्रतिकृति मतलब कॉपी बनती है, ठीक है। कॉपी बनने के बाद उसका केंद्रक बनता है, केंद्रक के बाद वो पूरी कोशिका बनती है, और कोशिका बनने के बाद वो अलग हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही अलग होती है फिर वो पौधा ऊपर ऊपर निकलना स्टार्ट होता है, क्लियर हुआ। ऐसे ही जैसे पौधों में हुआ ऐसे ही बाकी के सजीवों में होता है, हमारे अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। सबसे पहले क्या होता है, बिल्कुल छोटे वाली ये वाली कोशिका। अब एक चीज़ और, इसके बाद ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, जनन वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक क्या, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सजीव है वो ही अपनी कोशिका का ऐसे ही, क्योंकि जनन के अंदर क्या होगा, बस डीएनए की कॉपी बन जाए, कोशिका बन जाए, जनन स्टार्ट हो गया, क्लियर है। अब कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वाली कोशिका है ना ये 2 जीवों से आती है, और कुछ ऐसे जिसके अंदर एक ही जीव से आती है। जिसके अंदर एक ही जीव से कोशिका आती है वो अलैंगिक जनन, और जिसके अंदर 2 जीवों से आती है वो लैंगिक हुई। लेकिन वो कैसे हुई, डीएनए की प्रतिकृति किसके लिए हुई, जनन के लिए हुई, लेकिन कैसे हुई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, नया पदार्थ कब बनता है, हमने पढ़ चुका है पहले चैप्टर के अंदर। रासायनिक अभिक्रिया होगी, 2 पदार्थ मिले और रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन आया तब नया पदार्थ बनेगा,
ठीक है ना। तो ये डीएनए एक नई चीज़ बना रहा है, नई प्रतिकृति बना रहा है, मतलब इसके अंदर भी क्या हो रहा होगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया होती है। कर लिया है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के लिए डीएनए प्रतिकृति होती है। डीएनए प्रतिकृति कैसे होती है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए प्रतिकृति कैसे होती है, तो इसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उससे एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। क्लियर है ना। इसी को हम, जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और एक चीज़ और, यहाँ पे अब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अगर वो रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से हुई है, ठीक है ना, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से हुई है तो हमारी जो डीएनए की प्रतिकृति है, जो डीएनए की कॉपी है, वो भी अच्छे से बनेगी, ठीक है। और अगर वो अभिक्रिया अच्छे से नहीं हुई है तो वो कॉपी भी अच्छे से नहीं बनेगी। क्लियर है ना। अगर वो डीएनए की कॉपी अच्छे से बन गई तो जो नया जो जीव बनेगा वो भी उसके जैसा, जैसी वो कोशिका है बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, ठीक है ना। और अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो वो परिवर्तन हमें ज़्यादा दिखेंगे, और बहुत ज़्यादा कमी रह गई अभिक्रिया होने में तो नया जीव बनेगा ही नहीं, यानी कि वो कोशिका विभाजन से पहले ही वो कोशिका मर जाएगी। क्लियर है ना। इसीलिए जब कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे का जन्म होता तो है लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, वो इसलिए क्योंकि ये जब ये कॉपी बन रही होती है तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना वो अच्छे से नहीं होती, और अच्छे से नहीं होती तो वो जो जीव है ना, जो नई कोशिका बन रही है, जिससे नया जीव बनेगा, वो सही से एडजस्ट नहीं कर पाता, और नहीं कर पाता तो वो कोशिका मर जाती है। केंद्रक के अंदर, या सिंपल केंद्रक बोल दोगे काम चल जाएगा, ठीक है। कराता कौन है ये डीएनए की प्रतिकृति? कोशिका कराती है। कैसे कराती है ये प्रतिकृति? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कराती है। क्लियर है, इतना तो सबको क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जो नई प्रतिकृति बनी है, ये जो पहले डीएनए था बिल्कुल उसके जैसी होती है या थोड़ी सी अलग होती है? थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है ना। उसके तरह दिखती है लेकिन बिल्कुल उसके जैसी नहीं होती। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और, कि ये डीएनए प्रतिकृति क्यों ज़रूरी है, क्यों ये डीएनए की कॉपी होती? तो इसके लिए इसका जो आंसर है वो ये है कि ये डीएनए प्रतिकृति क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए ये कि जैसे कि अगर मनुष्य का बच्चा है वो कैसा होगा? मनुष्य ही होगा। ये तो नहीं है कि उसके गाय की तरह बड़े बड़े कान या सींग होंगे, नहीं होंगे ना, है ना। ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करता है? तो ये जो डीएनए की कॉपी हो रही है ना, ये जो नया डीएनए, जो कॉपी वाला डीएनए बन रहा है, वो क्या डिसाइड करता है? वो शरीर का जो डिज़ाइन है ना वो डिसाइड करता है कि यहाँ नाक होगी, यहाँ कान होगा, ऐसा मुंह होगा, ऐसी आँखें होंगी। ये सारा कौन डिसाइड करता है? ये डीएनए की प्रतिकृति। क्लियर है। इसलिए ये डीएनए की प्रतिकृति जरूरी है। क्लियर है। अब एक बात और बताओ, मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका का जो डीएनए है उसी से 2 डीएनए बने, एक इस कोशिका का बना और एक इसका, ठीक है। अगर अब हमें मान लो ये दोनों नए जीव बने, ये इसके बच्चे हैं और ये कुंभ के मेले में बिछड़ गए, ठीक है। इनका पता नहीं चल पा रहा कि इनकी माँ या पापा कौन है, तो ना वो बता पा रहे हैं, ठीक है। अब ना बता पा रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी माँ है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये इनकी माँ है, ठीक है। ये धक्के से कह रही है कि ये मेरे बेटे हैं, जबकि ये बता ही नहीं पा रहे हैं। तो कैसे टेस्ट करते हैं? तो ये डीएनए से टेस्ट करते हैं। अगर ये इनकी माँ होगी तो पक्का इसकी, क्योंकि इसकी कोशिका के अंदर जो डीएनए होगा वही डीएनए इनके अंदर भी होगा। क्लियर है ना। इसी को बोलते हैं डीएनए टेस्ट, ठीक है ना। इनकी पहले क्या करता है डॉक्टर? इनका डीएनए लेता है, कोई भी, वो डीएनए कहाँ होगा? सारी कोशिकाओं में, क्योंकि यहाँ पे जो ये त्वचा है यहाँ पे भी कोशिकाएं, वो सिंपल थोड़ा सा ऐसे निकालता है कोशिका और उसे कोशिका मिल गई। उस कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर जाकर वो डीएनए देख लेता है, फिर इसका डीएनए देख लेता है। अगर दोनों लगभग, क्योंकि सारे तो मैच होंगे ही नहीं, लेकिन लगभग अगर मैच हो गए तो कह देता कि हाँ ये इसी की माँ है। क्लियर है ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो डीएनए प्रतिकृति का काम क्या होता है? डीएनए प्रतिकृति का काम इतना ही होता है कि जो नया जीव बनेगा उसकी एक आकृति, एक डिज़ाइन तैयार कर देना, ठीक है ना। और ये डिज़ाइन तभी डिसाइड हो जाता है जब छोटा सा एक कोशिका यहाँ से अलग हो रही थी, तभी कि उससे कैसा जीव बनेगा।
जीवों में जनन क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले हमने लिखा जनन, अब लिख रहे हैं जीवों में जनन क्यों जरूरी होता है। लेकिन ये आपके दिमाग में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये वाले पता होंगे तभी आप आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनसे जुड़ पाओगे। ये हुआ क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति क्या होती है तथा सजीवों में इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है कि जो डीएनए नया बना है वो पहले वाले से अलग होता है, ठीक है। क्यों अलग होता है? तो इसका आंसर ये है कि जो नया डीएनए बना है किसके द्वारा बना है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा बना है, ठीक है ना। और रासायनिक क्रिया के द्वारा जब नया पदार्थ बनता है तो वो रासायनिक क्रिया है वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं होती कि बिल्कुल वैसा ही डीएनए बने, ठीक है ना। कुछ ना कुछ उस रासायनिक क्रिया के अंदर कमी रह जाती है और उसी की वजह से वो डीएनए की प्रतिकृति है वो अच्छे से या बिल्कुल मैच नहीं खाती। क्लियर है? अब ये डीएनए की जो प्रतिकृति है मैच नहीं खाती, ये कहाँ दिखाई देता है हमें? ये उस जो नया जीव बना है वो, और जो जिससे वो बना यानी अपने माता पिता से वो अलग दिखाई देता है, वो इसी कारण से दिखाई देता है कि जो डीएनए की कॉपी बन रही होती है, प्रतिकृति बन रही होती है, वो सही से पूरी रूप से नहीं बन पाती। क्लियर है ना? यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया है वो सही से नहीं हो पाती। क्लियर है इतना सबको? इसको लिखें क्या? चलो लिख ले। डीएनए की ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जनन से उत्पन्न नए जीव में विभिन्नताएं क्यों होती है? ठीक है, त्वचा का रंग, आवाज़, ये जो चीज़ें हैं इनमें विभिन्नता होगी, ठीक है ना। लेकिन ये नाक है ये यही मिलेगा सबका, कान है ये यही मिलेगा, छोटा बड़ा रंग वो फ़र्क हो सकते हैं। वो फ़र्क किसकी वजह से? ये जो रासायनिक क्रिया में जो कमी रह गई उसकी वजह से, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि ये कान यहाँ नहीं मिलकर कहीं यहाँ जुड़ जाए या ऊपर नीचे कहीं और जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया ना तो ऐसा हो सकता है कब? जब ये रासायनिक क्रिया बिल्कुल ही ख़राब तरीके से हुई है, ठीक है ना। और उस वक्त जो जीव बनता है वो ज़्यादा जिंदा भी नहीं रह पाता, ठीक है ना। वो उसी वक्त या तो उस वक्त मर जाएगा या 2-3 साल जिंदा रह के मर जाएगा। विभिन्नताएं आती है, ये विभिन्नताएं जो जीव है उसकी पूरी प्रजाति है उसको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी गर्मी सहन कर जाता है फिर भी उसके कुछ नहीं होता है, और सोचो कि हमारी धरती के ऊपर एकदम से गर्मी बढ़ जाए तो कौन सा बचेगा? जो गर्मी सह लेता है, और जो गर्मी सहन नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो लेकिन एक तो बचा कम से कम, है ना। मानव में से एक मानव बच गया वो भी बहुत है, बाकी सारे चाहे ख़त्म हो जाए तो कौन बच गया? मानव की प्रजाति बच गई, है ना। ऐसे ही मान लो पौधों में से कुछ पौधे ऐसे हैं जो पानी रेगुलर उनको ना मिले तो मुरझा के और मर जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको 2-3-4 महीने तक लगातार पानी ना मिले तो भी वो जिंदा रह जाते हैं, मरते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा सूखा पड़ जाए धरती के ऊपर कि पानी 5-6 महीनों तक लगातार ही ना मिले तो कौन सा पौधा जीवित रहेगा? तो जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती वो जीवित रहेगा, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मर जाएगा, उसकी प्रजाति ख़त्म। और जिसको जो जिंदा रह जाता है उसकी प्रजाति जिंदा रह जाएगी, है ना। यानी कि ये जो विभिन्नताएं होती हैं अलग अलग जीवों के अंदर, ये उनकी प्रजाति को बचाने के लिए फ़ायदेमंद होती है कि नहीं। और ये आप देखते भी हो, जैसे कि ऊँट है ना, वो रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है उसे, और उसको रेगिस्तान का जहाज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान के अंदर सबको पता है पानी की कमी होती है। और ऊँट है ना, उसको एक बार पानी मिल जाए तो वो 15-20 दिनों का पानी एक साथ ही पी लेता है, ठीक है। और फिर 15-20 दिनों तक अगर उसे पानी ना भी मिले तो वो मरेगा नहीं, जिंदा रह जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे ही अगर और जीव है, जैसे कि हम ही लगा लो, क्या हम बिना पानी के 2 या 3 दिन से ज़्यादा जीवित रह पाएंगे?
2 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, है ना। लेकिन ऊँट जिंदा रह जाएगा, तो ऊँट की प्रजाति है वो तो रेगिस्तान में रह पाएगी, मनुष्य की प्रजाति है वो रेगिस्तान में ख़त्म हो जाएगी, है ना। क्लियर है ना। तो ये हुआ कि जो ये फ़र्क आते हैं ना, किसके वजह से, डीएनए में कमी की वजह से जो ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ये उस प्रजाति को, जिस प्रजाति के अंदर, अब एक बात और बताओ, जिस प्रजाति के अंदर ज़्यादा विभिन्नताएं होगी उसके बचने के चांसेस ज़्यादा है, या जिसके अंदर कम विभिन्नताएं होगी, सारी के सारे एक ही जैसे हैं, उसके बचने। जिसके अंदर ज़्यादा विभिन्नताएं होगी वही प्रजाति ज़्यादा टाइम तक चलेगी। अब आप इसका भी आंसर कर सकते हो कि डायनासोर क्यों लुप्त हो गए, क्यों मर गए। क्योंकि उनके अंदर जब जनन हुआ ना, जनन हुआ तो जो जीव बने वो, उनकी जो डीएनए की प्रतिकृति हुई वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होती थी, उनके अंदर विभिन्नताएं नहीं हुई, ठीक है। और विभिन्नता नहीं हुई, सारे के सारे जो डायनासोर से एक ही जैसे बनते गए, और एक जैसे बनते गए तो जैसे जैसे, क्योंकि प्रकृति है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आते ही हैं। कई बार ऐसा आ जाता है कि बाढ़ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सूखा पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि भूकंप आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, उस पर हमारा तो वश नहीं है। लेकिन उस वक्त चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे गर्मी ज़्यादा पड़े, कुछ भी हो, लेकिन उस वक्त ज़रूरी क्या है, हमारा ज़िंदा रहना, चाहे कैसे भी करके रहो। लेकिन जो डायनासोर है उनके क्या है, उनके अंदर विभिन्नताएं नहीं थी, सारे के सारे एक ही जैसे थे। यानी कि अगर एक पहाड़ पे चढ़ सकता है तो सारे के सारे पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, और अगर एक नहीं चढ़ सकता तो कोई भी नहीं चढ़ सकता, है ना। और अगर बाढ़ आ जाए तो कोई भी नहीं चढ़ पाएगा, मतलब सारे के सारे ख़त्म। और अगर उनके अंदर विभिन्नताएं होती, मतलब कुछ ऐसे होते जो उड़ सकते, कुछ ऐसे होते जो पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते, कुछ ऐसे होते जो तैर सकते, कुछ ऐसे होते जो गर्मी के लायक होते, तो क्या उनमें से कुछ तो बचता ना। जो अगर मान लो बाढ़ आई तो जो तैरने वाले थे वो सारे डायनासोर बच जाते, बाकी मर जाते, लेकिन डायनासोर तो बचे ना। मतलब कि डायनासोर की प्रजाति है वो इस वजह से लुप्त हो गई कि उनके अंदर विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न हुई। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं कि विभिन्नताएं फायदेमंद है या नहीं है। क्लियर है ना। प्रजाति के लिए लाभदायक है, लेकिन एक व्यष्टि या एक जीव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रजाति के लिए तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एकदम से वातावरण कहीं परिवर्तन हो जाए तो वो वाले जीव बच जाएंगे जिनके अंदर उस तरीके की विभिन्नताएं हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमें करना है वो करना है, अब जनन हम कर चुके हैं, अब कल और नेक्स्ट क्लास में जो जनन करेंगे वो ऐसा जनन जिसके अंदर एक ही जीव होगा और उससे 2 जीव बनेंगे, या वो अपने जैसा एक जीव बनाएगा। क्लियर है। जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे और वो जो अलैंगिक जनन है वो कितने तरीक़ों से हो सकता है। तो टोटल 4 या 5 तरीके हैं जिनसे वो जनन होता है। कल हम पूरा अलैंगिक जनन करेंगे। क्लियर है।